अस्सलाम वालेकुम। आज अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत से 1 रोज पहले अबूरी जमानत खारिज होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर मुल्क की सालमियत और रियासती इदारों के खिलाफ कौम को उकसाने के इल्जामात हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की करप्शन के खिलाफ मुहिम को इंतकाम का नाम दिया जा रहा है और ये इल्जामात अपोजिशन नहीं बल्कि साबिक DGFIA बशीर मेमन लगा रहे हैं, जब बतौर DGFIA इनको वजीर आजम ने खुद अहकामात दिए थे जिन पर कानून के मुताबिक अमल करना उनके मुताबिक नामुमकिन था और मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए कहा जा रहा था। ऐसे अहकामात न सिर्फ अपोजिशन के लिए जारी किए जा रहे थे बल्कि जजेस के लिए भी जारी किए जा रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या किया। इस हवाले से बात करते हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी से। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने का। ये जो एक्सप्लोसिव इंटरव्यू है, इसके बाद बशीर मेमन साहब ने ये कहा है कि जी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी भी कमीशन किसी भी इंक्वायरी के सामने आने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत का रद्द अमल क्या है? मुझे पता है कि शहजाद अकबर साहब ने, फरूख नसीम साहब ने इसको डिनाई किया है, मगर क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई इंक्वायरी खोलेगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें जो 2 बुनियादी किरदार हैं, फरूख नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब, दोनों ने जो ये सो कॉल्ड एक्सप्लोसिव जो आपने कह दिया है, पता नहीं क्या ये इसमें एक्सप्लोसिव है, वो जो इंटरव्यू दिया है उस दोनों के ऊपर उन्होंने इनको जो है वो लीगल नोटिसेस दे दिए हैं। ये मामला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। तो जो बशीर मेमन साहब हैं वो जाएंगे अपनी अदालत में और अपनी स्टेटमेंट को साबित करेंगे कि ये ऐसा हुआ था। अदरवाइज तो देखिए, जिस सरकारी मुलाजिम को आप सजा देंगे, रिटायर होगा या इनकॉम्पिटेंट होगा, इनएफिशिएंट होगा, आप कार्रवाई करेंगे तो वो कोई ना कोई बेमहाबा और बेसरोपा बात लेके आ जाएगा और आप उसके ऊपर इंक्वायरियां शुरू कर दें तो जाहिर है इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलते। मगर देखिए, ये DGFIA थे, काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर थे और जिस किस्म की बात की है उन्होंने बाकायदा किस्से सुनाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि अब वो रिटायर हो गए हैं, अपने गांव में रहते हैं, क्या वजह हो सकती है कि वो इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं जहां पे उनके पास इतनी ज्यादा डिटेल्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं पूरी? नहीं, कोई डिटेल्स नहीं है। किस्सा गो तो बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने मुझे ये कहा, फिर मैंने ये कहा, लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आई मीन, इज दिस ऑल अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन? क्या हो जाता है? वो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा? आप बैठ जाएंगे अभी घंटा मुझे किस्सा सुनाना शुरू कर दें तो आप भी बड़ा अच्छा किस्सा सुना लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि देखिए, बैकग्राउंड होता है। वो कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। देखिए, 1.5 साल उनके गुजर गए हैं। 1.5 साल के बाद जो है वो DGFIA बकौल बशीर मेमन साहब के उनको हटा के तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना यस मैन DGFIA लगाया। तो जब यस मैन DGFIA लगाया तो वो सारे मुकदमे जो बशीर मेमन साहब ने बनाने थे वो फिर वाजिद साहब ने क्यों नहीं बनाए? और जितना अरसा ये रहे हैं उल्टा जो PTI के लोग हैं, चाहे जहांगीर तरीन साहब हों, बाकी लोग हों, उनके ऊपर केसेस हुए हैं। ये जो लिस्ट बशीर मेमन साहब ने दी है उनके ऊपर तो पर्चे नहीं हुए हैं। तो जाहिर है कि इससे साबित ये होता है कि ये जो साहब हैं वो अपना एक जाती गुस्सा जो है वो बदला ले रहे हैं और उसको इतनी अहमियत देनी ही नहीं चाहिए कि आप उसके ऊपर पूरे सेगमेंट करते। उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी जो है, वजीर आजम ने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं और इसीलिए आपको उनके ऊपर तहकीकात नहीं करनी चाहिए। क्या आरिफ नकवी के ऊपर तहकीकात होगी? चूंकि ये बात तो उनके खासतौर पे के इलेक्ट्रिक के हवाले से इंटरनेशनल जरीदों में भी, ब्लूमबर्ग में भी बात छपी है। आसिफ जो आरिफ नकवी साहब जो हैं वो जरदारी साहब के भी बहुत गहरे दोस्त हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े गहरे दोस्त हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के भी बड़े गहरे दोस्त हैं और वो हमारे भी दोस्त होंगे। मैं भी बड़ा अच्छा वाकिफ हूँ आरिफ नकवी साहब का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस बनेगा या कोई बाहर से कहेगा कि इंक्वायरी नहीं होनी। अगर वज़ीर आज़म, जो लोग वज़ीर आज़म को जानते हैं और करीब से जानते हैं, उनको मालूम है कि कभी भी वज़ीर आज़म से ये कोई जरूरत ही नहीं करेगा कि उनको ये कहे कि ये इंक्वायरी रोक दें या वो इंक्वायरी रोक दें। ना ही वज़ीर आज़म का ये मिजाज है कि वो किसी अफसर को बुला के इस तरह की कोई सिफारिश करे। जो भी आदमी और वज़ीर आज़म को जो लोग करीब से जानते हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो भी कभी ये बात का यकीन नहीं करेंगे कि वज़ीर आज़म इस तरह की कभी कोई सिफारिश करेंगे।
जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है हाल ही में वो वजीर आजम से मिला, जिसके बाद वजीर आजम ने एक वन मैन कमीशन का अनाउंस किया, बैरिस्टर अली जफर को ये जिम्मेदारी सौंपी। आपको क्या लगता है कि ये वन मैन कमीशन, इसका क्या रोल होगा? कि जो भी पीटीआई के एमएनए एमपीएस हों और या जो भी पार्लियामेंटेरियन जब वजीर आजम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो वजीर आजम का ये फर्ज है कि वो उनसे मिलें। ये कोई डिस्क्रेशन भी नहीं है, ये फर्ज है उनका, क्योंकि ये लोग वो हैं जो उन्हें इलेक्ट करते हैं और ये सारे वो लोग हैं जो अवाम की तरफ से मुंतखब हैं। सो जब वो कहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें मिलेंगे और उन्होंने जो अपना मौकफ वहां पे रखा है वो वही है जो कि वो पहले से रखते आ रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, उसके ऊपर तहकीकात के ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। और ये कि अगर पार्टी के हवाले से ये बात है कि कोई इन्फ्लुएंस हुआ है, उस हिस्से की तहकीक जो है वो अली जफर कर सकते हैं। जाहिर है वो भी हमारे सेनेटर हैं, वो एक इंडिपेंडेंट तहकीक जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग थे इनका ज्यादा इल्जाम जो था वो शहजाद अकबर साहब के ऊपर था कि उनकी मैला फाइडेज हैं इस केस में। उस बात को के लिए जो है वो अली जफर करेंगे, बाकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईए करेगा। सो जो अली जफर साहब हैं वो ये इस बात की तहकीकात करेंगे कि क्या शहजाद अकबर साहब किसी को जानबूझ के विक्टिमाइज तो नहीं कर रहे, इस बात की तहकीकात अली जफर साहब करेंगे और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देंगे कि जी शहजाद अकबर साहब यहाँ पे विक्टिमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? जो सियासी इल्जामात हैं जिस हद तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शहजाद अकबर साहब के ऊपर उन्होंने बात कही है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का तासुर है जहांगीर तरीन साहब का कि उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उस हिस्से की तहकीकात जो है वो अली जफर साहब करेंगे। आगे बढ़ते हैं फवाद चौधरी साहब, जावेद लतीफ साहब के हवाले से। जावेद लतीफ साहब के हवाले से जो उनके खिलाफ कार्रवाई इस वक्त हो रही है और अदालत में हो रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे कवानीन उनके ऊपर लगे हैं, इदारों को उकसाना और मजीद कवानीन उनके ऊपर लगे हैं, उसके ऊपर वकला बरादरी का एक मौकफ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं लतीफ अफरीदी साहब, उनका भी मौकफ है, वो भी आपको सुनाई देती हूँ। और जो उनके वकील हैं जावेद लतीफ साहब, वो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं हुआ, और क्योंकि आप वकील हैं आप शायद इस बात को बेहतर समझेंगे। जरा अब फवाद चौधरी साहब ये मुख्तलिफ वकील हैं जिन्होंने केसेस किए हैं और उन्होंने कहा है कि अदालत खुद एफआईआर क्वॉश कर देती है जब 196 को वो कोर्ट करती है, और 196 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इस किस्म की जो दफात हैं जो जावेद लतीफ के ऊपर लगी हैं उसके अंदर सिर्फ हुकूमत जो है वो दफात लगा सकती है, कोई पिटिशनर जाके नहीं लगा सकता। देखिए पहली बात तो ये है कि अदालतों के फैसले जो हैं वो बेशुमार हैं, जो दूसरी तरफ भी हैं, लेकिन अगर आप उनके वकील को एक इंडिपेंडेंट वकील बना के पेश कर दें नहीं, जावेद लतीफ साहब के वकील भी थे, मगर इसके अंदर जो आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो भी तो थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उन्हीं के वकील हैं। देखिए बात यह है कि आप उनके वकील नहीं है सर, इंडिपेंडेंट लीगल ओपिनियन लाइन सवाल ही है। मुझे देखिए जरा चले, आपने बात कर ली ना, बात सुनिए। नहीं, आई एम जस्ट करेक्टिंग यू। जब भी आप इस तरह की एक ओपिनियन देना, नहीं आप गलत कर रही है ना। जब भी आप एक ओपिनियन लेके आती हैं तो देन यू शुड ब्रिंग इंडिपेंडेंट लॉयर्स जिनका लतीफ अफरीदी साहब सदर हैं जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन सही है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन जिनकी आ सके। अगर आप एक लोगों को अपने प्रोग्राम की इंडिपेंडेंस दिखाना चाहते हैं तो देन यू मस्ट रिलाई ऑन इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। अगर आप इस तरह से वकील को कहें और फिर उसके बाद अच्छा, फवाद साहब शायद आपको लतीफ अफरीदी, वो थोड़ा नामुनासिब। देखिए लतीफ अफरीदी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तो मुंसलिक नहीं ना रहे जी। देखें लतीफ अफरीदी साहब जो हैं वो जिससे मुंसलिक हैं वो सबको पता है, उसकी वो अपना बहरहाल उनको बार काउंसिल्स ने चुना है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। सही है, नहीं दिया नहीं ना होता है उनके पास, वो मैंने तो नहीं दिया ना फवाद साहब। जिद में ना पड़े। नहीं, जिद में मैं नहीं पढ़ रही, आई एम जस्ट करेक्टिंग द फैक्ट्स। आपने पिन पॉइंट किया, मैंने आगे चलिए आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, इसलिए बिकॉज आपने भी। दूसरी बात यह है कि आप अपनी ओपिनियंस जो जब भी हम लोगों के सामने रखते हैं तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन होनी चाहिए। जब आप स्पेशली शो करती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन दिखा रही हूँ तो फिर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सर मेरे लिहाज से लतीफ अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है, उनको मैंने अपॉइंट किया, इलेक्टेड सदर हैं। आपका मतलब क्या है कि इस वक्त जो सिचुएशन है
आर्टिकल 5 जो है आइन का, वो शहरियों से डिमांड करता है वफादारी रियासत से, और वन कंडीशनल है। आर्टिकल रियासत से वफादारी जो है वो आर्टिकल 5 ये कहता है कि आप जो है वो वफादारी जो है वो करेंगे। अब ये जो बयान है, इस बयान एग्जैक्टली वो है जिस बुनियाद के ऊपर एक तहरीक को कालदम करार दिया गया है अभी पिछले दिनों। कोई फर्क नहीं है उनके एटीट्यूड में और जावेद लतीफ के एटीट्यूड में। अगर जावेद लतीफ के ऊपर केस गलत है तो फिर वो टीएलपी वालों के ऊपर भी केस गलत है। जब भी आप आइन को, कानून को, हुकूमत को चैलेंज करेंगे, आप रियासत पाकिस्तान को तस्लीम ना करने की बात करेंगे, आप सेडिशन के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैं कता कलामी माफ फवाद साहब, लिहाजा जब भी ये जो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, मैं ये समझता हूं जहां तक आपने शुरू में भी बात की वो भी गलत थी कि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ। वो तो बेल रिजेक्ट हुई है उनकी। अगर उनकी बेल रिजेक्ट हुई है और अदालत ने रिजेक्ट की है तो फिर ड्यू प्रोसेस कैसे नहीं हुआ? मगर कता कलामी माफ उठा के ले जाते और पता ना होता कि वो किधर गए हैं, किधर। आप पूरी बात सुनेंगे फिर कता कलामी करिए। आप उनको उठा के ले जाएं, उनका पता ना हो किधर गए हैं किधर नहीं, अदालत के सामने पेश नहीं हुए, फिर ड्यू प्रोसेस वायलेट होता है। अगर आप उनके ऊपर एफआईआर हुई है, वो अरेस्ट हुए हैं, अदालत में उन्होंने अपनी जो है वो अपनी बेल दर्ज की है, बेल खारिज हुई है, तो हाउ ड्यू प्रोसेस इज वायलेट? मैं आपको ये थोड़ा बेसिक लॉ। अच्छा, नाउ अलाउ मी फवाद साहब, नाउ अलाउ मी, मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्टली उनके ऊपर सेडिशन का केस तो बना ही नहीं है। 124A उनके ऊपर नहीं लगा। थोड़ी बहुत वकालत मैंने भी पढ़ी हुई है। 196 में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, अदालत जाने और वो जाने दे। क्योंकि ये पिटिशनर जो है फवाद साहब, जो पिटिशनर है वो इंडिविजुअल है। डिसाइड उनकी जमानत रिजेक्ट हुई है, उनकी जमानत रिजेक्ट हुई है ना। अगर जमानत रिजेक्ट ना होती उनको वैसे उठा के ले जाते, ड्यू प्रोसेस वायलेट होता। मगर क्या पिटिशनर पीटीआई का काउंसलर नहीं है? बट वो अदालत में गए, अदालत से रिजेक्शन हुई, दैट्स इट, ये ड्यू प्रोसेस फॉलोड। पीटीआई का काउंसलर नहीं है जो पिटिशनर है जी? अच्छा, मैं नहीं जानता, लेकिन पीटीआई के काउंसलर को भी उतना ही हक हासिल है कानून को इख्तियार करने का जितना किसी और को। नाज़रीन, इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, ये बताइए कि टीएलपी की हमने छेड़ी थी ब्रेक से पहले। टीएलपी की जो रजिस्ट्रेशन हुई वो पिछले एक दिहाई के अंदर हुई। अब वो रजिस्ट्रेशन एक यूएई के रेजिडेंट ने की थी और वो बाहर ही रहते थे और उनके पास पाकिस्तान का नीकॉप कार्ड था। तो बतौर वजीर इत्तलात आपको मालूम है कि टीएलपी की रजिस्ट्रेशन किस शख्स ने कराई थी? चूंकि वो शख्स तो कभी सामने आया ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता जी किसने किया। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर है, उनको पूछें कि किसने किया और कैसे किया। और क्योंकि रियासत ने इसको बैन करने की भी बात की और कर दिया रियासत, और हमारी हुकूमत से पहले किया था जी। तो क्योंकि रियासत ने इसको बैन कर दिया है, तो क्या इसका पता लगाया गया है? क्योंकि जाहिर है आपने एंटी टेररिज्म एक्ट भी इनके खिलाफ इन्वोक किया है कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही थी? कुछ जो फंडिंग जो लोग कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया है, और जो भी लोग अब फंडिंग कर रहे हैं या फंडिंग में मुलव्वस हैं उनके ऊपर गहरी नजर रखी जा रही है। और पहले भी जो है वो हमने ये बात कही है कि जो भी कालदम तंजीमों को फंडिंग कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं टेररिज्म एक्ट के तहत। और जो बड़े इनके 4-5 फंडिंग के सोर्सेज थे उनके ऊपर हाथ डाला गया है, और इंशाल्लाह जो बाकी हैं जो फंडिंग के इसमें बाहर के भी लोग शामिल हैं। इसमें बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो बाहर से आ रही थी, कुछ तो 1-2 मगरबी ममालिक से आ रही थी, तो उसको जो है वो काफी हद तक रोका गया है। और मेरा नहीं ख्याल, मुझे फॉरेन ऑफिस से पूछना पड़ेगा कि उनका नाम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये जो फंडिंग सोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है वो हाथ डाला गया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले जो चंद हफ्ते हैं उनमें जो भी लोग इस तंजीम को फंड कर रहे हैं उनको काफी हद तक जो है वो ट्रेस आउट कर लिया जाए। जो इस वक्त मुआहदा हुआ है हुकूमत का टीएलपी के साथ, वो मुआहदा किस नौयत का है? क्या उनसे कोई एश्योरेंस ली गई है कि जी हम
وائلنس کی طرف نہیں جائیں گے. چونکہ دیکھیں جاوید لطیف صاحب نے تو ایک بات کہی تھی مگر یہاں پہ انہوں نے 28 پولیس والوں کے منہ پہ تیزاب پھینکا. 4 پولیس والے اس وقت جو ہیں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. بہت سارے لوگ انجرڈ ہوئے. آپ نے خود دیکھا کیسے انہوں نے مقام مقام پہ جو شہر ہے ان کو بند کر دیا. تو کیا ان سے کوئی گارنٹی لی گئی ہے کہ جی ہم اب جو ہے تشدد کی طرف نہیں جائیں گے؟ دیکھیں گارنٹی کس بات کی ہے؟ وہ تو گارنٹی دیں گے بھی تو وہ کیا گارنٹی ہوگی؟ وہ کہیں گے نہیں ہم وائلنس نہیں کریں گے، لیکن جب ان کو موقع ملے گا وہ دوبارہ کریں گے. تو اس لیے وہ گارنٹی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں. اور اس وقت جو ریاست نے جس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہینڈل کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا کمینڈیبل ہے. اس میں ہم نے کوئی اپنی سپیس جو ہے وہ نہیں چھوڑی، اور جو FIRs ہیں وہ برقرار ہیں، جو ٹیررزم کے کیسز ان پہ چل رہے ہیں وہ برقرار ہیں. فنڈنگ کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے، اور ریاست کی رٹ جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ انفورس ہو. مگر باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل جی کیونکہ مجھے آپ کے خیالات کا پتہ ہے تو اسی لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ دیکھیے اب TLP جو آنے والا الیکشن ہے NA 249 کا، اس کے اندر وہ حصہ بھی لے رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو آپ اس کو کلعدم کر رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف اے میسج از دا گورنمنٹ سینڈنگ؟ اور اگر آپ کلعدم کرتے ہی ہیں یا آپ اٹھاتے ہیں تو پہلے تو ان کو کہنا چاہیے کہ جی ہم ریناؤنس کرتے ہیں وائلنس. اور آپ نے درست کہا، آپ نے کہا کہ وہ موقع ڈھونڈ کے پھر سے بھی وائلنٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ اصل میں نا جیسے آپ نے پہلے اپنی ایک بات کری تھی کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. اب یہاں پہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کے مطابق ان کے پاس 30 دن ہیں اپیل کرنے کے اپنی بین کے خلاف، اور اس وقت تک جو ڈیزولوشن ہے اس کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے جب تک ان کا یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے. تو چونکہ وہ اس وقت تک یہ موجود ہے تو وہ ظاہر ہے قانون ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے کسی کے لیے. لیکن مجھے امید ہے یہی کہ ہم نے جو یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے جو ابھی تک گورنمنٹ نے جس قسم کی ول کا مظاہرہ کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جس قسم کی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی اس طرح کی تحریک کے خلاف، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے، پاکستان کی فلاح اس میں ہے کہ اس طرح کی جو پرتشدد تنظیمیں ہیں ان کو مکمل طور پہ ہم ایلیمینیٹ کریں. اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے MKM الطاف جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا ہے، پھر طالبان تحریک کو ایلیمینیٹ کیا ہے. پاکستان نے یہ جنگیں لڑی ہیں اور یہ بہت اہم جنگیں ہیں پاکستان کے لیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بھی ہمیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. آپ کا ذاتی اوپینین کیا ہے کہ کیا TLP کو الیکشنز لڑنا چاہیے؟ اور آپ نے بھی بلکہ جب تک وہ بین نہیں ہو جاتے جی جب تک وہ بین نہیں ہو جاتے، جب تک وہ مکمل ڈیزالو نہیں ہو جاتے اس وقت تک تو وہ آپ قانون ابھی تو دیکھیے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں رجسٹر کیوں کیا؟ جس طرح سے ابھی آپ نے خود پورا بتایا کہ ان کا جو رجسٹریشن ہے وہ بھی ایک غیر ملکی سٹیزن کے اوپر ہو گئی، اور الیکشن کمیشن نے تحقیق نہیں کی، کچھ نہیں کیا. یہ چیزیں ہیں جس کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے، اور ہر چیز جو ہے حکومت باقی ادارے بھی تو اپنا کردار ادا کریں. جوڈیشری کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. مگر آپ کے جو پری ڈیسیسر تھے فواد صاحب، انہوں نے کہا تھا، شبلی فراز صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سپریم کورٹ کو اپروچ کریں گے اور ہم اسی جماعت کو تحلیل کریں گے، اس کو ہم ڈیزالو کریں گے. تو اس کے بارے میں اب کیا حکومت فیصلہ کرے گی؟ نہیں وہ تو صحیح کہا انہوں نے، شبلی صاحب نے، لیکن اس کا جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 30 دن کا وقت ہے جس میں وہ اپنا ریویو فائل کر سکتے ہیں، اور اس ریویو کے فیصلے کے بعد آپ آرٹیکل 17 کے تحت پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ڈیزولوشن کا کہتے ہیں. یعنی کہ حتمی طور پہ جب بین ہوگی تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ کی طرف پھر تو جانا لازم ہے نا. وہ تو آپ حتمی فیصلہ، چونکہ دیکھیں اپوزیشن پارٹیز کو بین کرنے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت ظاہر ہے کہ مس یوز کر سکتی ہے. کل ہم اپوزیشن میں ہوں اور کسی حکومت کو ہم پسند نہیں ہے تو حکومت کے ان کو بین کر دیں. سو یہ فیصلے جو ہیں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے. اسی لیے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ حکومت نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے. اب الیکشن کمیشن کا، سپریم کورٹ کا، عدالتوں کا کام ہے کہ پرویکٹیو اس میں جو ہے وہ پوزیشن لیں، اور یہ جو ایک مینس ہے ایکسٹریمزم
ایکسٹریمزم کا یہ ایک ادارہ یا ایک فرد ختم نہیں کر سکتا. ہمیں ایک کولیکٹیو اپروچ چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ ہمیں اداروں میں نظر آنی چاہیے. آخری سوال آپ سے، چونکہ عید جو ہے وہ آنے والی ہے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت سارے رومرز، فیک نیوز جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کا ارادہ ہے حکومت کا کہ نہیں عید سے پہلے؟ اب اس وقت جو شرح ہے وہ تقریباً 11% ہے. اگر یہ شرح 15% کے قریب ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا لاک ڈاؤن کے علاوہ. اور اسی لیے این سی او سی ایک بھرپور ڈاکومنٹ تیار کر رہی ہے کہ اگر ہمیں خدا نخواستہ مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے تو اس کو ہم انفورس کیسے کریں اور کیسے اسینشلز کی جو سپلائی ہے اس کو ہم، جو ضروری اشیاء کی سپلائی ہے اس کو ہم کیسے بحال رکھ سکیں. اور یہ ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے. تو اب یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں یہ بڑی کریٹیکل ہوں گی، اور عید سے پہلے کی جو شاپنگ ہے، اگر یہ لوگ گھر پہ بیٹھے ایس او پیز فالو کریں اور ہمارا ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کووڈ، تو پھر تو ہم لاک ڈاؤن سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری شرح اسی طرح بڑھتی رہی تو ہمارے پاس لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن سے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن سے، جو بیوروکریٹ رہے، ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا، اور ایک ایسی ملازمت سے جہاں وہ 1.5 سال جو ہے 2.5 سال میرا خیال ہے وہ رہے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر، اور پھر کئی دہائیوں سے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے. اور ان کی نہ کہنے کی عادت سبھی کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری ان سے ناراض تھے اور ان کو بطور ڈی آئی جی حیدرآباد میں کام کرنے سے روک دیا تھا. بشیر میمن نے آصف زرداری کے قریبی ساتھی اویس مظفر ٹپی کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کی. اس طرح نون لیگ کے دور میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے انہیں بطور ڈی جی ایف آئی اے کہا کہ ایم کیو ایم کے ایم این اے کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات روک دیں، پر بشیر میمن نے انکار کر دیا. اب بہت لمبے عرصے کے بعد وہ اپنی داستان سنا رہے ہیں کہ کیسے خود وزیر اعظم عمران خان نے ان کو اپوزیشن کے خلاف تحقیقات کرنے کا کہا اور نہ کرنے پر ڈانٹا بھی. بہت بہت شکریہ بشیر میمن صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. سب سے پہلے یہ پوچھ لوں آپ سے کہ ابھی فاروق نسیم صاحب نے بھی، جو لا منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بائی اسٹینڈرز چاہتے ہیں ہم ججز اور وکلا سے الجھ جائیں، اور ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ججز اور وکلا سے الجھ جائیں، اسی لیے آپ نے یہ بیانات دیے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ فاروق نسیم صاحب ایک سینیٹر بھی ہیں، الیکٹڈ آدمی ہے اور بہت بڑے قانون دان ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں. میں بائی اسٹینڈرڈ واقعی ہوں. 1.5 سال پہلے تو میں ظاہر سرکاری نوکری میں تھا، ابھی میں سرکاری نوکری میں نہیں ہوں، تو میں بائی اسٹینڈرڈ ہوں. ایک جس طرح 22 کروڑ لوگ ہیں اس طرح میں بھی ان میں سے ایک ہوں. مگر کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ الجھ جائیں ججز اور وکلا سے؟ میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ بیٹا تھوڑا سا سوچ لیں. ایک عام پاکستانی کو کیوں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کو یا کسی کو بھی نقصان ہو؟ مگر پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ شاید آپ کسی عہدے کے انتظار میں ہیں. مجھے یہ بتاؤ، 62 سال کی عمر کا آدمی جو اپنی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بہت زیادہ کرم ہو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہو، مدینے والے کے احسانات ہوں اس کے اوپر، وہ اب یہ چاہے گا کہ اس عمر میں جا کر کے پھر سے کوئی نئی نوکری شروع کرے؟ مطلب مجھے نہیں، یعنی آپ کو اسے عہدوں سے کوئی دلچسپی نہیں. بشیر میمن صاحب، آپ نے بہت کچھ بتایا ہے. کچھ سوالات میں بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے کسی بھی منسٹر نے یا وزیر اعظم نے کبھی آپ کو کہا کہ کسی صحافی یا میڈیا ہاؤس کے خلاف بھی آپ تحقیقات کریں؟ بیٹا وہ جو میں بتا چکا ہوں پہلے، اعجاز شاہ صاحب جب نئے منسٹر انٹیریئر آئے تھے تو احمد نورانی ہے ایک نیوز کا رپورٹر تھا، اس نے کوئی ٹویٹ کیا تھا ان کے لیے، ان کے متعلق انہوں نے مجھے بھجوایا تھا. پھر انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے. میں نے کہا جی نان کاگنیزبل ہے. تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا بدمزگی ضرور ہوئی، لیکن وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی اسٹریس نہیں کیا.
किस नौयत का तहकीकात वो चाहते थे या इल्जामात उनके ऊपर लगाना चाहते थे? वो मतलब वही कि जी मैं मिनिस्टर इंटीरियर हूँ तो मेरे खिलाफ ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, कैसे हो सकता है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। और उनका ज्यादातर यही था कि कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा सर कोर्ट तो जाना पड़ेगा, हम तो नहीं जाएंगे ना कोर्ट, आप ग्रीन पार्टी आप जाएंगे। राइट सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आपको तलब किया और कहा कि एमक्यूएम के एक एमएनए हैं और क्योंकि हमारा एक अच्छा ताल्लुकात है एमक्यूएम के साथ, तो उनके जो खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात है उससे आप आगे ना बढ़ाएं, रोक दें उसे। वो कौन से एमएनए थे? ये ख्वाजा सुहेल मंसूर थे, ख्वाजा सुहेल मंसूर थे, एमएनए थे। उस वक्त आखिरी दिन थे असेंबली के, तो वो असेंबली में जैसे ही सेशन शुरू होता है वो उस नोटिस को लेकर के बैठ जाते हैं। नोटिस को लेकर के बहुत ज्यादा कोई जिस तरह होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पहले सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा कि जी इन्होंने नोटिस दिया, जरा कुछ देख ले। फिर उन्होंने मुझे बुला भेजा, मैं भी गया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुझे जब ये कहा तो मुझे नहीं लगा कि मैंने स्ट्रेट अवे कोई जवाब इस तरह का दिया। मैंने कहा सर आपका काम होगा था वो हाउस नहीं चलाने देता। मैंने कहा आपका काम है हाउस चलाना, हमारा काम है लॉ एनफोर्समेंट। ये बात जाहिर है, मतलब लेकिन ही अप्रिशिएटेड इट, उन्होंने इस खुशी का इजहार किया और मुझे टू माई सरप्राइज जी ही वाज टू हैप्पी फॉर माई बिकॉज आई रिफ्यूज्ड। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल जो एफआईए में जो भर्तियां हुई है उसके बाद अभी जो प्रमोशंस हो रही हैं, एफआईए का मोरल की बूस्टिंग हुई है, एफआईए को रिसोर्सेज मिले हैं, ये मैंने ही अप्रूव करवाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे कि जो मौजूदा वजीर आजम हैं, ये तो समझ में आती है कि जी उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन के खिलाफ जो है आप अपनी तहकीकात करें, मगर इफ्तिखार अरसलान जो हैं, अरसलान इफ्तिखार जो हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे, उनके खिलाफ क्यों तहकीकात चाहते थे? ये तो खैर उन्हीं को पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई न कोई रंजिश जरूर थी। वो ये चाहते थे कि अरसलान इफ्तिखार ने इतने पैसे बना लिए और ये है ये एविडेंसेस हैं उनके खिलाफ और शुरू हो जाए। वो कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कोई काम करते थे, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने किया था लेकिन उधर से कोई क्रिमिनल कोई भी नहीं था। जाहिर है एक आदमी अपना कारोबार कर रहा है, जिस तरह कोई भी बिजनेस करता है, तो उसको अब लीगली अगर उसका इलीगल कोई काम नहीं है तो आप उसको खराब नहीं कर सकते। जाहिर है एक और सवाल आपसे बनता है, वो ये है कि जो इस वक्त एफआईए के डायरेक्टर हैं वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने आपकी कोई ऐसी तहकीकात थी जो रोकी और आप उनके काम से मुतमईन है कि नहीं? मैं समझता हूँ वाजिद ज़िया एक ईमानदार आदमी है, ईमानदार अफसर है और मजहबी तौर पे बहुत ही मजहबी ज़हन रखता है और अच्छा प्रोफेशनल आदमी है। मुझे नहीं पता, अब मैं तो चूंकि एफआईए में हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं है कि वो मतलब जाहिर है केसेस तो कर रहा है, काम तो हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक, और जी बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाजरीन, मुनीज़े जहांगीर को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।